डियर स्टूडेंट्स, मैं जेनेटिक्स पूरा फिनिश होने के बाद पहले मैंने आपको कौन सा जेनेटिक्स पढ़ा है? पहले बताया आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी जिसको आप बोलते थे क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स पूरा फिनिश करने के बाद मैंने आपको जेनेटिक्स पार्ट 2 यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स, इसको हमने क्या किया? फिनिश किया। अब ये जब दोनों जेनेटिक्स का पार्ट यानी क्लासिकल जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स जब हमने अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया, उसके हर एक टॉपिक का अच्छा वीडियो हमने देखा, बनाया और आपने देखा, उसके बाद हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी और है कि मैं क्लासिकल जेनेटिक्स के उस छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर करूं एक वीडियो में जो एनसीईआरटी में नहीं है और उससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं वैसा वीडियो हर चैप्टर का तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो कहता है कि उस तरह के वीडियो को मैं स्पेशल एक सीरीज के रूप में, एक स्पेशल मिशन के रूप में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आप इसको भी रिवाइज करके जा सकते हैं। यानी कि जो एक फिनिशिंग टच होता है किसी चैप्टर के लिए, वो इसमें मैं डालने जा रहा हूँ। यानी वैसा कोई भी लाइन जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में मिस हो गया होगा वो इस वीडियो में इंक्लूड होगा। और ये उसी तरह से वीडियो कम ऑडियो है जो मैं बीच बीच में कभी कभी डालता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो कम ऑडियो है, यानी कि इसमें आपको जो मटेरियल है वो स्क्रॉल होता रहेगा और आप मेरे अच्छे आवाज़ में आप इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है। जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना होता है तो मैं इसी तरह अपने आवाज़ में इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू जो कर रहा हूं वो एक तरह से आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स का समरी है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो मिसिंग पॉइंट है वो सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल, ठीक है, कहता है कि मेंडल साहब ने, ठीक है, जो जीन था उसको वो उस टाइम क्या बोले थे कि कुछ है ऐसा जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पास होता है और वो अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। वो अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ एजेंट व्हिच पासेस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज, उन्होंने क्या बोला था? फैक्टर बोला था। क्या बोला था? फैक्टर बोला था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था कि डोमिनेंट कैरेक्टर आर एक्सप्रेस्ड व्हेन फैक्टर्स आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, जिसको उन्होंने बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोला था, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यानी कि उन्होंने बोला था कि कैरेक्टर नेवर ब्लेंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, बाकी उनका मेंडल का आप लॉ तो जानते ही हैं, मेंडल के थ्योरी हाइपोथेसिस को आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर कहता है द फैक्टर ऑन क्रोमोजोम रेगुलेटिंग द कैरेक्टर आर कॉल्ड जीनोटाइप, यानी फैक्टर्स ऑन क्रोमोजोम, यानी आप उसको फैक्टर को बाद में एलील भी कहा गया, एलील्स ऑन क्रोमोजोम और जीन्स ऑन क्रोमोजोम रेगुलेटिंग द कैरेक्टर आर कॉल्ड जीनोटाइप एंड द फिजिकल एक्सप्रेशन इज नोन एज फिनोटाइप। तो पी से फिजिकल, पी से फिनोटाइप, ठीक है। क्लियर है? चलिए, सटोन एंड बोवेरी क्या दिया था? क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बट यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सटोन एंड बोवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वाज पैरेलल to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's law, ठीक है। अब आइए, कहते हैं Mendel's law of independent assortment is not true for the gene that were located on the same chromosome, और सेम क्रोमोजोम पे जो जीन, ठीक है, मतलब लिंक्ड होंगे, लोकेटेड होंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन। इसका मतलब लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ, ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है पॉइंट? चलिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोजोम इज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। क्लियर है पॉइंट? डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी कि आपको पता ही है, मैंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी दो जीन के बीच जितना दूरी रहेगा क्रॉसिंग ओवर का चांस उतना ज़्यादा रहेगा,
लिंकेज का चांस उतना कम रहेगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए ठीक है। फिर कहता है म्यूटेशन इज डिफाइंड, म्यूटेशन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, पेडिग्री के बारे में पढ़ लिए हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम, इस सब के बारे में हमें कुछ बताना ही नहीं है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब आइए, अब देखिए कि एक आपको सेकेंड पेज में आप देखिए, ये जो सेकेंड पेज है ठीक है, इसमें आप देखिए फॉर्मूला चार्ट है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला चार्ट है इसमें एक्चुअली में ये ट्रिकी चार्ट है। कहता है अगर आपको कहीं पे टाइप्स ऑफ गैमिट निकालना हो तो आप 2 पे पावर n कीजिएगा। 2 पे पावर n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रेड्स, नंबर ऑफ मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड। जैसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड तो वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स 1 हो गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस नंबर ऑफ ट्रेड 2 हो गया, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस नंबर ऑफ ट्रेड 3 हो गया। तो जैसे आपको कहेगा कि कोई डाईहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस है, बताइए वहाँ पे नंबर ऑफ गैमिट कितना होगा, तो कहिएगा 2 पावर n यानी कि 2 पावर 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, उसी तरह कहेगा नंबर ऑफ जायगॉट कितना होगा। ठीक है, तो कहता है गैमिट पे पावर n कीजिएगा, यानी कि जितना गैमिट आया ठीक है उस पे पावर n कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लिया मोनोहाइब्रिड में गैमिट कितना आएगा 2, तो 2 पे पावर n कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? 2 पे पावर n कर दीजिएगा यानी कि n बराबर नंबर ऑफ ट्रेड। ठीक है, यानी कि उसमें गैमिट वहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, 2 आएगा, 2 पे पावर 1, ये वहाँ पे 2 पे पावर 2 अगर करते हैं डाईहाइब्रिड के लिए तो कितना 4 होगा। ठीक है, 4 होगा कि नहीं, तो 4 आता ही है। ठीक है, 1:2:1 आता है। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ फिनोटाइप वो भी 2 पे पावर n कीजिएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 पे पावर n कीजिएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फॉर मल्टीपल एलीज, देखिए यहाँ पे ये एक नया इंट्रोडक्शन है, तो इसका कीजिएगा n/2 ब्रैकेट में n+1, n बराबर नंबर ऑफ एलील्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप का इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और क्रॉस ओवर वैल्यू, ये तो हमने आपको पहले बताया था, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स यानी नंबर ऑफ न्यू प्रोजेनी बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए कंटेंट बिल्डर में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ नई बात जानिए। ये जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ठीक है, ये मेंडल्स ऑल्सो वर्क ऑन 2 अदर प्लांट। आप और हम अभी तक क्या जानते थे? ठीक है, हमारे थ्रू ही आप जाने ठीक है कि मतलब मेंडल ने सिर्फ एक ही प्लांट पे काम किया और वो था क्या, पाइसम सेटाइवम का प्लांट, यानी कि गार्डन पी था यानी पाइसम सेटाइवम प्लांट था। उसके बारे में आप जानते थे कि मेंडल साहब ने वर्क किया, 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर का स्टडी किया। ठीक है, आज हमारे ही तरफ से आप जानिए एक्स्ट्रा कि मेंडल साहब ने हॉकविड ठीक है और हिरासियम एंड लबलब, ये 2 ऐसे प्लांट थे जिन पे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बट वो सेम रिजल्ट को निकालने में फेल हो गए। ठीक है, जो गार्डन पी में उन्होंने पाया था। क्यों? तो कहता है इन दोनों प्लांट में उतना ज़्यादा ठीक है अवेलेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर नहीं था, यानी कि प्योर लाइन सीड उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता था और पार्थेनोजेनेसिस भी अनअवेलेबल था। ठीक है, अब देखिए एसबीई क्या होता है मालूम है? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। तो कहता है SBE1 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम essential for producing round seed. Mutation in gene leads to failure in the production of this enzyme and hence in complex metabolic disturbances producing wrinkled gene. ठीक है, Mendel simply described his results and drew certain conclusion. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और जानते हैं मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर करने वाले कौन थे? 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन? शेरमैक, ह्यूगो डी ब्राइस एंड कॉरिन्स। कॉरिन्स ने क्या किया था मालूम है? मेंडल के जो 4 हाइपोथेसिस थे उसमें 2 को कन्वर्ट कर दिया लॉ में, और उनका जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो था फर्स्ट लॉ। ठीक है,
यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन था वो फर्स्ट लॉ बन गया, और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो सेकेंड लॉ बन गया, और जो इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस था और प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर था वो दोनों प्रिंसिपल ही रह गया। यानी कि कॉरिन्स कन्वर्टेड टू पोस्टुलेट्स ऑफ मेंडल इनटू लॉ। पोस्टुलेट 1 क्या था? पोस्टुलेट 1 बाद में जाकर क्या बन के रह गया? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पोस्टुलेट 2 क्या बन के रह गया? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। पोस्टुलेट 3 क्या बना? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, बाद में फर्स्ट लॉ कहलाया। और पोस्टुलेट 4 प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, जो कि ये सेकेंड लॉ बन के रह गया। क्लियर है पॉइंट? चलिए, द लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस आर अप्लीकेबल टू हेरिटेबल कैरेक्टर ओनली। एनी फिनोटाइप चेंजेस artificially induced or acquired due to some unfavorable environment factor do not affect the pattern of inheritance। चलिए अब आइए, कहता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बाय एस ब्लिक्स्ट ऑन पी प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैंने BBI लिख रखा है, ठीक है। टू द लोकेशन ऑफ मेंडल्स 7 कैरेक्टर ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोजोम। यानी पहले ये मान्यता थी कि 7 ढंग का कैरेक्टर है वो 7 अलग अलग डिफरेंट क्रोमोजोम पे होता होगा। नो, कहता है ब्लिक्स साहब ने, ठीक है, क्या किया? ब्लिक्स साहब ने क्या किया? कहता है उन्होंने पता लगाया कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हैं वो मात्र 4 डिफरेंट क्रोमोजोम पे हैं, और वो क्रोमोजोम था 1 4 5 7। 1 4 5 7, क्लियर है? 1 4 5 7 याद रखिएगा। आउट क्रॉस, अब देखिए आउट क्रॉस में क्या होता है, ठीक है, कि जो F1 क्रॉस है, ठीक है, उसको हम डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ क्रॉस करवा दें, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या बोलते हैं कि F1 इंटू, ठीक है, रिसेसिव, ठीक है, पेरेंटल फॉर्म्स, और इसमें आप कर दीजिए F1 इंटू डोमिनेंट रिसेसिव ट्रैट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऑल बैक क्रॉस आर टेस्ट, ये ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, ऑल आउट क्रॉस आर ऑल्सो बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, ऑल बैक क्रॉस आर नॉट, ठीक है, आउट क्रॉस। क्लियर है पॉइंट? चलिए क्लियर, ये देख लीजिए। अब देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस मैंने पहले भी बताया, जैसे दो दोस्त हैं, दो मतलब एक भाई बहन एक तरफ, एक भाई बहन एक तरफ, उसमें भाई भाई का दोस्त है, बहन बहन का दोस्त है, दोनों घर आते जाते ऐसा कंडीशन हो गया कि भाई का शादी अपने दोस्त के बहन से हो गया और उस दोस्त का शादी इस दोस्त के बहन से हो गया। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल मैरिज। उसी तरह रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का एग्जाम्पल हुआ जैसे फीमेल हॉर्स मेल डंकी, फीमेल हॉर्स क्रॉस विद मेल डंकी, और मेल हॉर्स क्रॉस विद फीमेल डंकी। 2 प्रोडक्ट बनते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हिनी, ठीक है, और म्यूल, ठीक है, ये आप जानते हैं, ये दोनों उसी का प्रोडक्ट है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हमने आपको बता रखा है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बता रखा है बेटसन, ठीक है। आइसो एलिल्स, सेवरल एलिल्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स विद इन द सेम फिनोटिपिक रेंज, ठीक है, वेदर वाइल्ड और म्यूटेंट, ठीक है। कहता है वाइल्ड और म्यूटेंट हो, सेम तरह का अगर फिनोटाइप एक्सप्रेशन देता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो एलिल्स, ठीक है। जैसे W प्लस S, W प्लस C, W प्लस G, ये सब ड्रोसोफिला में आई कलर को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? सीडो एलिल्स, दे आर क्लोजली लिंक्ड जीन्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। They are closely linked genes, they have similar functions. Due to similar functions, initially they were identified as allelic form of same gene and thus named as pseudoalleles, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल विद इन pseudoalleles, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोबेबली दे आर फॉर्म बाय डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, ठीक है। चलिए अब आइए, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। कहता है टू फाइंड आउट द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल विद ए पार्टिकुलर जीनोटाइप व्हेन एन ऑर्गेनिज्म विद हेटेरोजाइगस जीनोटाइप इज सेल्फेड, यानी कि सेल्फिंग करवाते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉस। क्या है? कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b,
कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब कह रहा है व्हाट आर द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ए प्रोजेनी विथ कैपिटल ए स्मॉल बी जीनोटाइप। अब देखिए डियर, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक तरफ है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एक तरफ है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ पे चारों हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो इधर आप देखिए कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए कितना है 2/4 और स्मॉल बी कितना है, ठीक है 1/4 है ना, ठीक है वो 1/4। अब दोनों को आप क्रॉस करवा दीजिए तो जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल बी क्वेश्चन में आपको यही पूछा है ना, कैपिटल ए स्मॉल बी, तो उसको क्रॉस कर 2/4 ऊपर वाला मतलब रेशियो है और 1/4 नीचे वाला है, तो फाइनली क्या हो गया 2/16, तो उसका फाइनल रेशियो हो गया 1/8, यानी कि 1 वो 8 वो। क्लियर है। अब उसी तरह से आप एग्जाम्पल 2 आप देखिए, आप समझ जाइएगा उसी तरह से, ठीक है। आप एग्जाम्पल, ठीक है 3rd देखिए, ठीक है 60 नंबर पेज पे, ठीक है वो भी आप समझ जाइएगा, ठीक है नेक्स्ट पेज पे, यानी कि 60 क्या, यानी कि 4th पेज पे, 4th नंबर पेज पे आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब आइए एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। अब देखिए एक मिनट, एक्सेप्शन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। अब आइए इसमें एक्सेप्शन में क्या, लीथल जीन्स, ठीक है। लीथल जीन जो होते हैं, ठीक है, ए जीन हुज फिनोटाइप इफेक्ट इज सफिशिएंटली ड्रास्टिक टू किल द बियरर इज कॉल्ड लीथल जीन। यानी कि जीन को, वैसे एक जीन को लीथल जीन कहते हैं जिसको बियर करने वाले ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए फाइनली, उसको बोलते हैं लीथल जीन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो कहता है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्विनट इन माउस बॉडी कलर्ड when 2 heterozygous yellow mice were crossed, the ratio obtained was 2:1, 2 yellow 1 brown instead of 3:1. The homozygous yellow mice died, proving dominant gene yellow is lethal in homozygous form. This is known as absolute lethality. ठीक है, चलिए, the individual die before reproductive maturity in sub-lethality and after sexual maturity delayed lethality. यानी कि सेक्सुअल मेच्योरिटी के बाद मरे तो डिले लिथिलिटी, मरा तो वहाँ भी लेकिन डिले हुआ, और अगर पहले मर जाए तो उसको बोलते हैं सब लिथिलिटी, सब मतलब नीचे, ठीक है क्लियर। अब देखिए 2 जीन इंटरेक्शन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क दे रहा हूँ, ठीक है। 2 जीन इंटरेक्शन में मैं आपको सिर्फ एक ही वर्क दे रहा हूँ डियर। वो वर्क क्या है, वो है हर क्रॉस का रेशियो को रटना, ठीक है। यानी कि और इसका रटने का मैं एक अलग जो शॉर्टकट वीडियो होती है 3 मिनट का, 3 से लेके मतलब 10 मिनट तक के अंदर में जो हम वीडियो बनाते हैं ट्रिक का, उसमें मैं इसका डालूंगा, ठीक है क्लियर। तो कहता है कंप्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो है वो होता है 9:7, कंप्लीमेंट्री जीन का 9:7। और ये मैं बता दूं, ये नॉन एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन है, ठीक है। कौन है, नॉन एलिलिक, यानी जीन इंटरेक्शन में पहला जो हम ये कर रहे हैं नॉन एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन, उसमें पहला है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जिसका रेशियो सिर्फ आपको याद करना है, बाकी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल टच भी नहीं करना है। उसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो 9:7, ठीक है। डुप्लीकेट जीन का 15:1, ठीक है 15:1। ईपीएस्टेसिस का, तो ईपीएस्टेसिस में 2 होते हैं, रिसेसिव ईपीएस्टेसिस जिसका होता है 9:3:4, और एक होता है डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस। डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस का होता है 12:3:1, ठीक है क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो ये रेशियो बस आपको याद रखना है। और कहता है सम अदर टाइप ऑफ नॉन एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये भी एक चार्ट के द्वारा यहाँ पे दिया हुआ है। एडिटिव जीन्स याद अगर रख सकते हैं तो रखिएगा 9:6:1,
इनहिबिटरी जीन, इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13:3। सप्लीमेंट्री जीन 9:3:4। कोलाबोरेटिव जीन एक्शन 9:3:3:1। ये तो मतलब नॉर्मल है, और इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा। बट ये जो एग्जाम्पल मतलब इसका एग्जाम्पल, इस चार्ट में जो एग्जाम्पल है, एडिटिव जीन का एग्जाम्पल, फ्रूट शेप इन समर स्क्वाश, इनहिबिटरी जीन, लीफ पिगमेंटेशन इन राइस, इसको याद रखना है। ये जो एग्जाम्पल 4 में जो दिया हुआ है आपको, मतलब क्या उसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल, वो आपको नहीं देखना है, ठीक है। अब आइए, लिंकेज आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो लिंकेज में कुछ समझाना है नहीं, बस ये जानते हैं कि लिंकेज मतलब उसका बिल्कुल ही अलग मतलब अपोजिट है, किसका, क्रॉसिंग ओवर का। तो क्रॉसिंग ओवर का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, कौन, लिंकेज, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बिल्कुल अपोजिट है। चलिए अब देखिए, ये जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है उसमें एक टर्म आपको अलग से आ रहा है, लिंकेज ग्रुप। तो मैं आपको बता दूं, लिंकेज ग्रुप जो होता है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, तो ये लिंकेज पेज में ना, लिंकेज पेज में, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो पेज है उसमें आप एक बार बस गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है, और ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल वे में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपको देख जाना, इसमें कुछ समझाना नहीं है, लेकिन बस आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसको मतलब देखना जरूरी है, ठीक है। तो लिंकेज पेज को आप एक बार पढ़ जाइएगा, ठीक है, उस पेज को आपको पढ़ जाना है, क्लियर। तो चलिए अब देखिए, ठीक है, अगला पेज में देखिए, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में भी हमने आपको बताया हुआ है, सिंगल पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका चार्ट है, फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इसको जरूर पढ़िएगा। जैसे एज, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एज एंड हेंस स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीजेज। टेम्परेचर, rise in temperature increases, chance of crossing over increases. Radiation, UV rays, X-ray induces crossing over and recombination. Distance, crossing over directly proportional to distance between two gene, और इंटेंसिटी ऑफ लिंकेज जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस सब चीज़ को आप एक बार देख जाइएगा, ऐसे हमने मेन वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब आइए, ठीक है, ये आप ब्लड ग्रुप में आ गए, तो ब्लड ग्रुप में जो आ गए, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप में जब आए तो ये ब्लड ग्रुप का जो है पूरा का पूरा, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पेज जब हम उलटते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आप बनाना है तो बना लीजिएगा, ऐसे ही मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, मेन वीडियो में बता रखा है। अब आइए सेक्स डिटर्मिनेशन, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, उस सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है, मैंने आपको क्या बता रखा है, तो कहता है सेक्स डिटर्मिनेशन में सिर्फ ये बता रखा था कि एक्स एक्स होगा तो क्या होगा, एक्स वाई होगा तो क्या होगा। एक्स एक्स होगा तो उसको क्या बोलते हैं, फीमेल जीनोमिक एक्सप्रेशन, और एक्स वाई होगा तो मेल जीनोमिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको एक थ्योरी है, उसका नाम है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, ठीक है, ये ब्रिज साहब ने दिया। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी किसने दिया, ब्रिज साहब ने दिया, ठीक है। और ये जेनेटिक बैलेंस थ्योरी क्या बोलता है मालूम है, कहता है एक्स यानी टोटल नंबर ऑफ एक्स बाय टोटल सेट ऑफ ऑटोजोम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एक्स बाय टोटल सेट ऑफ ऑटोजोम। यानी कि कहता है कि जेनेटिक बैलेंस थ्योरी को अगर हम बोलें अच्छे से, तो पहले तो ये बोलेंगे कि इट वाज गिवन बाय ब्रिजेस। अकॉर्डिंग टू हिम Y chromosome play no role in sex determination of Drosophila, and it is the ratio between number of X chromosome and set of autosome which determines the sex of fly। जैसे अपना लोग में, ठीक है, अगर मान लो कि मेल में अगर देखें तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम कितना है, एक, बाय ऑटोजोम का सेट कितना है, ठीक है, दो, यानी कि दो ऑटोजोमल सेट है। तो बताइए, ठीक है, वन बाय कितना हो जाएगा, यानी कि अगर नॉर्मल मेल का लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी हम लोग का जेनेटिक बैलेंस जो रिजल्ट है, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी के अनुसार जो रिजल्ट है, ठीक है, एक्स ए बैलेंस जो है वो कितना होगा, 0.50, ये नॉर्मल मेल होगा।
तो उसी तरह से आप देखिए एक चार्ट बना हुआ है इस पेज में, ठीक है। क्रोमोजोम कंस्टिट्यूशन यानी ए ट्रिपल एक्स, ये किसका होता है? सुपर फीमेल का। ए प्लस ट्रिपल एक्स सुपर फीमेल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? ए मतलब ऑटोजोम का 2 सेट, और ट्रिपल एक्स का मतलब हो गया 3x, यानी 3/2 बराबर 1.5, यानी कि 1.5 अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर फीमेल। और नॉर्मल फीमेल में क्या होगा डियर? 2x क्रोमोजोम बाय 2 ऑटोजोम, तो 2/2 बराबर 1, तो वो नॉर्मल फीमेल होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ट्रिप्लॉइड कोई हो और नीचे हो XXY, यानी कि 3 सेट ऑफ ऑटोजोम प्लस XXY, इसको बोलते हैं इंटरसेक्स, ठीक है। फिर कहता है A प्लस XY नॉर्मल मेल, उसका होगा 0.50, ठीक है। फिर टर्नर सिंड्रोमिक वाला का भी क्या होगा? 0.50, क्योंकि उसका होता है A प्लस XO। तो ये आपको देखना है, ठीक है। और कहता है गाइनेंड्रोमॉर्फ एक टर्म है, ठीक है, सबसे नीचे इस पेज में कहता है गाइनेंड्रोमॉर्फ इज ए सेक्स मोजैक, एन इंडिविजुअल विद 1/2 ऑफ द बॉडी मेल एंड अनदर हाफ फीमेल। These are common in silk moth and Drosophila. Gynendomorphism is developed due to accidental loss of X chromosome from 2A plus XX cell during mitosis. क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये आपको देखना है। फिर नेक्स्ट पेज में आपको जो देखना है, ठीक है, नेक्स्ट पेज में है जाइनेंडर। ए जाइनेंडर मे बी मेल और फीमेल विद पैचेज ऑफ टिश्यू ऑफ अदर सेक्स ऑन इट, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म, ये आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म। बार बॉडी एंड वाई स्पॉट, हमने आपको बार बॉडी का कंसेप्ट दिया है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में एक्स क्रोमोजोम की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, जिसे नॉर्मल फीमेल में भी एक्स क्रोमोजोम की संख्या क्या होती है? 1 से ज़्यादा होती है, तो उसमें से एक एक्स क्रोमोजोम 48 आवर के अंदर हेट्रोक्रोमेटिक हो जाएगा, यानी इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, और वो इनएक्टिव स्टेज डार्क बॉडी क्रोमोजोम, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बार बॉडी, क्योंकि उसका खोज किया है बार नामक साइंटिस्ट ने। क्लियर है पॉइंट? यानी बार एंड बर्ट्रैम फाउंड ए स्मॉल डार्कली स्टैंड क्रोमेटिन बॉडी, जिसको अभी हमने आपको जस्ट बताया, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिक, एडहेयर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल ऑफ फीमेल कैट बट नॉट इन मेल कैट, यानी कि मेल कैट में वो नहीं था। लेटर ऑन बार ऑब्जर्व्ड कंसिस्टेंट presence of these chromatin body in epidermal cell of buccal and vaginal mucosa skin cells in female। तो कहता है फीमेल, इसका मतलब जिसमें बार बॉडी होगा उसको आप बोलेंगे सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव, जिसमें बार बॉडी नहीं होगा उसको आप बोलेंगे सेक्स क्रोमेटिन नेगेटिव। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आइए, लॉयन suggested that one X chromosome of maternal side becomes coiled, inert and heteropyknotic and form a bar body. Number of bar body is always 1 less than total number of X chromosome. अगर मान लिए कहीं पे 4x है तो वहाँ बार बॉडी 3 होगा, 3x है तो बार बॉडी 2 होगा, 2x है तो बार बॉडी 1 होगा, 1 ही x है तो बार बॉडी 0 होगा। क्लियर है पॉइंट? अब आइए वाई स्पॉट। मेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर ऑफ वाई स्पॉट, यानी नंबर ऑफ वाई स्पॉट आर इक्वल टू नंबर ऑफ वाई क्रोमोजोम, ठीक है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, अब देखिए 3 तरह का यहाँ पे है। एक है आपका सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, एक है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, और एक है होलेंड्रिक ट्रेट्स। होलेंड्रिक ट्रेट तो आपको पहले ही बताएं, दीज आर वाई लिंक ट्रेट्स, दोज इनहेरिट फ्रॉम मेल टू मेल। स्ट्रेट इनहेरिटेंस जिसका होता है उसको बोलते हैं होलेंड्रिक ट्रेट्स। तो पॉर्क्यूपाइन स्किन, TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, हाइपरट्राइकोसिस, और इसमें एक लिखा हुआ नहीं है बट उस चार्ट में आप ऐड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको आप ऐड कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे बाल्डनेस, जीन ऑफ बाल्डनेस, ठीक है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, अब सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट में क्या आता है? दीज आर दोज ऑटोजोमल जीन्स व्हिच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स ऑफ द बियरर। These traits appear more frequently in one sex than in other. Pattern of baldness affected by male sex hormone, testosterone, ठीक है, कहता है short index finger in male, ठीक है। और sex limited traits,
द जीन ऑफ दीज ट्रेड्स आर ऑटोजोमल एंड फाउंड इन बोथ सेक्सेस बट एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली। ठीक है, सिर्फ एक ही सेक्स में वो एक्सप्रेस होगा, जबकि दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ऑटोजोमल होता है, दोनों में प्रेजेंट होगा, दोनों सेक्स में, बट एक्सप्रेस वो अपने आप को करेगा किसी एक में। जैसे मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल, मेमोरी ग्लैंड मेल में भी होता है बट एक्सप्रेशन इसमें होगा, फंक्शनल इसमें होगा। बियर्ड इन मैन, कहता है बियर्ड फीमेल में भी हो सकता है, किसी किसी में होता भी है। डीप मेल वॉइस उनका भी हो सकता है। ठीक है, बट ये डीप मेल वॉइस मेल में ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। एंटलर्स इन मेल डियर, ब्रिलियंट पोमेज इन पीकॉक, फीमेल और मेल मस्कुलेचर। ठीक है, ये किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको हमने जो बताया ये था नॉर्मल। अब आइए म्यूटेशन। म्यूटेशन में हमने म्यूटाजेन के बारे में बताया था कि एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट इंड्यूस्ड म्यूटेशनल इवेंट इज कॉल्ड म्यूटाजेन। फिजिकल म्यूटाजेन टेम्परेचर भी है, यूवी रेज भी है, और यूवी रेज में यूवीसी 260 नैनोमीटर कॉजेज थायमीन डाइमर फॉर्मेशन। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो ये ठीक है, जो अंडरलाइन पॉइंट है वो आपका है। ठीक है, कि यूवी रेज खास करके यूवीसी जिसका वेवलेंथ होता है 260 नैनोमीटर कॉजेज थायमीन डाइमर फॉर्मेशन। ठीक है, एक्सरे, गामा रेज, बीटा रेज, ये सब है आयोनाइजिंग रेडिएशन। यहाँ से क्वेश्चन गारंटेड आएगा नीट में, आप याद रखिएगा। ठीक है, पूछता है कि कौन कौन आयोनाइजिंग है, तो बताइए एक्सरे, गामा रेज, एक्सरे, बीटा और गामा रेज, ये तीनों क्या है आयोनाइजिंग। और अल्ट्रा वायलेट रेज क्या है, नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, तो कहता है ये आयोनाइजिंग, ये क्या करता है, कॉजेज ब्रेक इन द क्रोमोजोम। क्लियर। अच्छा, मूलर को क्या बोलते थे, फादर ऑफ एक्सरे म्यूटेशन, यानी एक्सरे म्यूटेशन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मूलर, H.G. मूलर। ही वाज फर्स्ट टू यूज एक्सरे टू इंड्यूस म्यूटेशन इन फ्रूट फ्लाई। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो मूलर को एक्टिनोबायोलॉजी का फादर भी बोलते हैं। एक्टिनोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, कहता है कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। और केमिकल म्यूटाजेन में देखिए अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है, केमिकल म्यूटाजेन में लिखा हुआ है, ठीक है, नाइट्रस एसिड कॉजेज म्यूटेशन बाय डीएमिनेशन। ठीक है, व्हिच चेंजेस साइटोसिन टू यूरासिल। ठीक है, उसके बाद G2X, X मतलब जेंथिन, एडेनिन टू हाइपोजेंथिन, ये सब देख लीजिएगा। बेस एनालॉग्स, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल बेस एनालॉग आर 5 ब्रोमो यूरासिल एंड 2 एमिनो प्यूरिन। एक्रीडिन्स कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, एंड और जिब्रेलिन म्यूटेशन बाय इंसर्शन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस फ्रॉम डीएनए, जिसमें जैसे थैलेसेमिया में होता है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो ये सब आपको हमने बताया हुआ है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। सोमेटिक म्यूटेशन सोमेटिक सेल में, गैमेटिक म्यूटेशन जर्मिनल सेल में, तो ये देख लीजिएगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, ये म्यूटेशन, इसको भी आप देख लीजिएगा। पेडिग्री एनालिसिस को इसमें कुछ नहीं देखना है आपको, हमने सब बता रखा है। ठीक है, अब आइए लास्ट में सम ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या है ये भी हमने आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पे चूँकि समरी है तो आप देख लीजिए। 18th क्रोमोजोम अगर बढ़ गया यानी ट्राइसोमी का केस हो गया तो क्या बोलिएगा, एडवर्ड सिंड्रोम। 13वां क्रोमोजोम अगर बढ़ गया तो क्या बोल दिएगा, टाउ सिंड्रोम। ठीक है, कहता है कि अगर 5वां क्रोमोजोम टूट गया तो बोलिएगा क्राइडू कैट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम। क्लियर है। और कहता है कि ये तो था आपका क्या, ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, और कहता है जो एलोजोम होती है जिसको आप सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, यानी एलोजोमल एबनॉर्मलिटी में क्या आएगा, कहता है अगर AA प्लस XYY हो तो इसको हम लोग क्रिमिनल सिंड्रोम बोलते हैं या जैकॉब सिंड्रोम बोलते हैं। यानी जैकॉब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम या सुपर मेल सिंड्रोम, तीनों नाम है। देखिए XXX यानी 44 प्लस XXX होगा तो उसको बोलते हैं सुपर फीमेल और मेटा फीमेल। बट अगर ऐसा हो कि 44 प्लस XYY तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपर मेल और जैकॉब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम। क्लियर है पॉइंट। तो ये ऐसे चार्ट बना के हमने यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
बाकी ये आपको पता ही है। अब देखिए जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, पहला यहाँ पे दिया हुआ एल्केप्टोनूरिया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आप जरूर इसको याद करेंगे। एल्केप्टोनूरिया, ठीक है, ये तीसरे क्रोमोसोम पे इसके डिफेक्टिव जीन होते हैं और इसमें होता क्या है, ठीक है, कि ड्यू टू मतलब एक इंजाइम होता है उसकी डिफिशियंसी, ऑक्सीडेज इंजाइम की डिफिशियंसी होती है, इसके कारण वहाँ पे, ठीक है, एल्केप्टोन नामक सब्सटेंस बनता है जो यूरिन में हवा के संपर्क में आते ही ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये किसके लिए ज़रूरी होता है ऑक्सीडेज एंजाइम? टायरोसिन के ब्रेकडाउन के लिए। फिनाइल कीटोनूरिया PKU, इसके डिफेक्टिव जीन किस पे होते हैं? 12वां क्रोमोसोम पे, जरूर याद रखिएगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ये तो पहले पढ़ाए हुए भी, ये प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल भी है। एल्बिनिज्म का किस पे होता है? क्रोमोसोम 11 पे होता है। एब्सेंस ऑफ, इसमें भी टायरोसिनेज एंजाइम, उसका एब्सेंस होता है, एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। चलिए, टे सेक्स डिजीज़, इसका होता है, इसके लिए डिफेक्टिव जीन 15वां क्रोमोसोम पे होता है। एब्सेंस ऑफ बीटा DN एसिटाइल हेक्सोसा मिनीडेज एंजाइम, तो ये भी देख लीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया भी 11वां क्रोमोसोम, यानी 11वां क्रोमोसोम पे दोनों आ गया, सिकल सेल एनीमिया भी आ गया, एल्बिनिज्म भी आ गया, ड्यू टू डिफेक्ट इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये आपको पहले से पता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब आइए, सॉरी फॉर ब्रेक। अब देखिए अगला जो है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है, ठीक है। तो फेल्योर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट दैट अकर ड्यू टू डिफेक्ट इन पैंक्रियास, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिकल सेल एनीमिया बता ही चुके हैं, ठीक है, ये सब आपको बता चुके हैं। अब आइए ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोजोमल में, ठीक है, तो पॉलीडेक्टाइली मतलब प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर, ब्रेकिडेक्टाइली मतलब, ठीक है, एबनॉर्मल शॉर्ट फिंगर एंड ट्वाइस, हंटिंगटन्स डिजीज़, मसल्स एंड मेंटल रिटार्डेशन वाला डिजीज़, ये होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पे, ठीक है। तो ऊपर जो आपने पढ़ा एल्केप्टोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, एल्बिनिज्म, ये सब आपका क्या था? ये सब था ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये जो 3 का जो चार्ट पढ़ रहे हैं, ये आपका क्या है? ऑटोजोमल डोमिनेंट का। अब कहता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या होगा? हेमोफीलिया होगा, हेमोफीलिया A, हेमोफीलिया B, ठीक है, हेमोफीलिया A, हेमोफीलिया B, ठीक है। उसके बाद रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में भी आपको पता है, हमने बताया हुआ है आपको पहले के वीडियो में, प्रोटोनोपिया रेड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ड्यूटेरोनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ट्राइटोनोपिया ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, ड्यू टू नॉन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन डिस्ट्रॉफिन, ठीक है, याद ही होगा डिस्ट्रॉफिन। उसके बाद कहता है डिटोरिएशन ऑफ मसल्स ऑफ एन अर्ली स्टेज, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बता रखा है, 1 मिनट, ये भी हमने बता रखा है आपको। अब देखिए नेक्स्ट, सॉरी अगेन फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखिए ये एक चार्ट बना हुआ है सबसे नीचे में, रिप्रेजेंटेटिव रिसेसिव एंड डोमिनेंट ह्यूमन ट्रेट्स, ठीक है। इसमें क्या है? रिसेसिव ट्रेट में कौन कौन है? ब्लू आइज, टंग, नॉन रोलर्स, डेकनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फ्यूज्ड ईयर लॉब्स। और इधर डोमिनेंट ट्रेट में क्या है? डोमिनेंट ट्रेट में आपको है एकॉन्ड्रोप्लेसिया, ब्राउन आई, टंग रोलर्स, फिनाइल थायोकार्बोमाइड जिसको PTC टेस्टिंग बोलते हैं, फ्री ईयर लोब्स, विडोपिक, ठीक है। और लास्ट में आपको दिया हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में है। सम सेल्फ रेप्लिकेटिंग जीन्स DNA आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल DNA एंड क्लोरोप्लास्ट DNA, यानी कि प्लास्टिडियल DNA और माइटोकॉन्ड्रियल DNA। These are called plasma genes and all the plasma genes together constitute plasmon,
लाइक जीनोम, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के जहाँ जहाँ भी डीएनए पाई जाती है, जीन पाई जाती है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो चाहे क्लोरोप्लास्ट में हो, उसको प्लाज्मा जीन बोलते हैं। और इसके कलेक्टिव फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोन। द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर बाय प्लाज्मा जीन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। Certain most important example of extra nuclear inheritance in eukaryotes are following. Maternal inheritance. The amount of nuclear hereditary material contributed by the two sexes is almost equal, but the cytoplasm in egg is always much more than that of a sperm. So in extra nuclear inheritance, contribution of female parent is more. This is called maternal inheritance. The evidence of maternal inheritance is the coiling of cell in snails. Organelle inheritance. The DNA is present in mitochondria and chloroplast, which control the inheritance of some character. A well-known example of the character controlled by the chloroplast is plastid inheritance, यानी Mirabilis jalapa, 4 o'clock plant, discovered by Corrins. Other example of organelle inheritance are, ठीक है, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस इन मेज, इनहेरिटेंस ऑफ पॉकी, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी इन मेज इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, मैं आपको एक अलग से, जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, जो जिसके लिए पेज आपको स्क्रॉल नहीं होगा, वो मैं बता दूं आपको कि ये जो ट्विंस होता है ना, ट्विंस के बारे में थोड़ा बता दूं। द प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ टू चाइल्ड एट द सेम टाइम इज नोन एज ट्विनिंग, एंड दैट चाइल्ड, ठीक है, पार्चुरेटेड चाइल्ड इज नोन एज ट्विन। ये ट्विन 3 तरह के होते हैं। पहला जो है वो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस, तीसरा है सियामेज। देखिए पहले में क्या होता है, कहता एक स्पर्म एक ओवम दोनों फ्यूज़ कर गया, एक जायगोट बन गया। अब जायगोट में जो पहला क्लीवेज होती है, वो क्लीवेज में क्या होना चाहिए, एक जायगोट 2 सेल्ड का हो जाना चाहिए। बट वो क्लीवेज होने के टाइम में ना जायगोट पूरी तरह से बट जाता है, यानी 2 जायगोट बना देता है। और 2 जायगोट बनाता है तो क्या होता है, यानी कि एक ही सेक्स का 2 जायगोट बन जाता है अलग अलग, ठीक है। एक ही सेक्स का 2 जायगोट बन जाता है अलग अलग, ठीक है। यानी वो कहलाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यानी यहाँ पे स्पर्म एक था, ओवम एक था, दोनों फ्यूज़ किया, ठीक है। तो दोनों फ्यूज़ किया होगा तो एक जायगोट बना, या तो मेल डेवलप हो रहा होगा या फीमेल, और वही जायगोट गलती से 2 पार्ट में बट गया, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, या उसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, या उसको बोलते हैं मैटरनल ट्विंस, ठीक है। क्लियर है? तो उसके लिए याद रखिएगा, ठीक है, मेम, ठीक है, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मामी पूरा याद रखिए, मेम क्या याद रखिए, मामी याद रखिएगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, या उसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, या उसको बोलते हैं मैटरनल ट्विंस, और ए का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा, अब सुनिए डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है। डाइजाइगोटिक ट्विंस में ये होता है कि यहाँ पे एक की संख्या, मतलब कभी कभी क्या होता है कि दोनों ओवरी एक साथ एग रिलीज कर दिया, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया दोनों एग का, क्योंकि एग 2 आए 4 आए, स्पर्म तो करोड़ों में आता है, तो दोनों एग का फर्टिलाइजेशन हो गया। अब एक एग का फर्टिलाइजेशन मान लीजिए, ठीक है, वैसे ओवम के साथ हुआ जिसमें था 22+X, और एक एग का फर्टिलाइजेशन वैसे ओवम स्पर्म के साथ हुआ जिसमें था 22+Y, तो एक यहाँ पे लड़का हो जाएगा, एक लड़की हो जाएगा। जबकि मोनोजाइगोटिक में क्या था, या तो दोनों मेल होगा या तो दोनों फीमेल, यानी कि सेम सेक्स का होगा, इस बात की पूरी गारंटी थी। और यहाँ पे क्या हुआ, डाइजाइगोटिक ट्विंस। जाइगोट तो 2 अलग अलग, मतलब 2 ओवम 2 अलग अलग स्पर्म से फ्यूज किया, तो इसमें दोनों सेम भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, सेम फीमेल भी हो सकते हैं, और एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, दोनों हो सकता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखिए तीसरा जो है वो है सियामेज। सियामेज का मतलब कंजॉइंट ट्विंस, यानी कंजॉइंट ट्विंस जो है ना एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या था कि जाइगोट 2 पार्ट में बटा, क्लियर बट गया, अलग अलग हो गया, 2 जाइगोट बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जाइगोट बटने के टाइम में कहीं न कहीं से अटैच हो गया, ब्रेन से अटैच हो गया, ठीक है,
यानी कि बैक से अटैच हो, कहीं न कहीं से अटैच हो गया, यानी कि दो जायगोट कंप्लीटली अलग नहीं हो पाया और उसी फॉर्म में वो ग्रोथ ले लिया, तो कहता है उसको हम लोग कहते हैं कंजॉइंट ट्विंस। क्या बोलते हैं? कंजॉइंट ट्विंस, या उसको बोलते हैं सियामेज। कंजॉइंट ट्विंस और सियामेज। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये कंजॉइंट ट्विंस या सियामेज जो है ये आपका, ठीक है, क्या हो गया, मतलब तीसरा टाइप हो गया। यानी मोनोजाइगोट, इसमें भी दोनों जो जुड़ा हुआ बच्चा है वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ऐसा कभी आप नहीं देख सकते हैं कि एक मेल है और एक फीमेल है, नेवर, वो कभी नहीं हो सकता। क्लियर है पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा आपका, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब जितने भी पॉइंट्स थे उसके ये वीडियो आपको दिया जा रहा है, और ये वीडियो के साथ जो पेज स्क्रॉल है उसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और वो क्लियर आप पढ़ सकते हैं और इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और प्लीज़ ये सारे पॉइंट को अगर देख लीजिएगा तो आपका ये, इसके बाद कौन सा रिकॉर्ड होगा, इसके बाद वो तो मैं बोर्ड पे ही बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ बोर्ड पे बताने लायक है, इसमें तो उतना ज़्यादा नहीं था बताने लायक। उस यानी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पार्ट 2 का जो फिनिशिंग वीडियो होगा, जो समरी वीडियो होगा, वो आपको बोर्ड पे ही वर्क करके दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, चलिए।